हेलो गाइस, आज हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी का रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो 20 डेज़ यूपी पीसीएस के लिए बचे हैं जो 12 अक्टूबर को है, तो उसी में के रिगार्डिंग हम लोग आज इन्वायरमेंट इकोलॉजी का रिवीजन करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी कहीं भी और से रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टैटिक क्वेश्चन हैं इन्वायरमेंट के, वो आपको इस आएंगे एग्ज़ाम में, वो आपको इस वीडियो से पूरी तरीके से कंप्लीटेड मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे कि ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए। ठीक है ना, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन इन्वायरमेंट में कई बार आयोग पूछता है वो ये रहता है कि भाई इन्वायरमेंट टर्म जो है उसका मीनिंग होता है, एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कॉम सर्कमस्टेंसेज बाय विच वन इज़ सराउंडेड, मीन्स हमारे सराउंडिंग्स को ही हमारा इन्वायरमेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से जो देखिए इस पूरे सीरीज़ में ना जो एग्ज़ाम रेलिवेंट चीज़ें होंगी वही बस पीडीएफ में हम लोग कवर करेंगे जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए फिर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कौन से होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक कौन कौन से होते हैं, जैसे आपकी एनर्जी हो गई, लैंड, एयर, वाटर हो गया। बायोटिक में आपका प्लांट्स, एनिमल या माइक्रोब्स हो गए। ठीक है, एनर्जी में आपके सोलर या जियोथर्मल दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके के। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए लाया गया था, वो कब लाया गया था, 1986 में। आयोग इस पे क्वेश्चंस एक दो बार पूछ चुका है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया था। ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट में आते हैं कि इसमें फिर देखिए, फिर इन्वायरमेंट जो है इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। ठीक है, इसके बाद से इसमें ग्लोबल और रीजनल लेवल दोनों पे वेरिएशंस होता है। ठीक है, उसके बाद से इसमें रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब का इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट पे पड़ता है। ठीक है ना, फिर हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम अपने प्रेजेंट जनरेशन्स का जो नीड है उसको फुलफ़िल करें बिना फ्यूचर जनरेशन्स की नीड को नज़रअंदाज किए हुए। ठीक है ना, फिर नीड्स ऑफ द प्रेजेंट हम फुलफ़िल कर लें बिना फ्यूचर के नीड्स को डिस्ट्रॉय किए हुए। ठीक है, ये पहली बार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म है वो यूज़ हुआ था 1987 में, जो वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ था। उसमें एक रिपोर्ट आई थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसको और कॉमन फ्यूचर भी बोलते हैं। ठीक है, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन जो हुआ था वो 1992 जो रियो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वहाँ भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। ठीक है ना, फिर हम लोग आते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे। देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि पॉल्यूशन और तमाम और जो एंथ्रोपोजेनिक कह लीजिए, ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजंस हैं या नेचुरल, जिस वजह से हमारे इन्वायरमेंट को थ्रेट है, इस वजह से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वाटर और कार्बन साइकिल पे। ठीक है, वाटर और कार्बन साइकिल। ठीक है, कार्बन साइकिल का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एमिशन से जो CO2 निकल रहा है वो फिर एनिमल जो है, और जो एनिमल जो है हमारे एक्सहेल कर रहे हैं, वो सारा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फिर से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को कार्बन साइकिल बोलते हैं। सिमिलरली वाटर साइकिल क्या होता है कि जो वाटर जो है इवेपोरेट होता है, वही पानी बन के कंडेंस होकर के वो जो है कंडेंसेशन के माध्यम से प्रेसिपिटेशन होता है, जो कि फिर से रिवर्स और ग्राउंड वाटर का रिचार्ज का रीज़न बनता है। ठीक है, अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें है कि एक इम्पॉर्टेंट है कि द सेल वॉल ऑफ द रूट हेयर इज़ मेनली मेड ऑफ, इसका आंसर है सेलुलोज। ठीक है, द रीज़न फॉर स्टिकिंग ऑफ रूट हेयर्स टू द सॉइल इज़ पेक्टिन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये दोनों। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट है कि द सेल वॉल ऑफ रूट हेयर्स परफॉर्म्स द फंक्शंस लाइक परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हाँ, फिर इसमें नेक्स्ट है कि सॉइल सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो जो सॉइल सॉल्यूशन है इसमें इसी ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो कंसंट्रेशन है वो फ्लो करता है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर का मतलब, नेक्स्ट आते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन होता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस और एयर सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है ना, फिर इसमें टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में है वो है एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर। एलिमेंट का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, है ना, जिसका कोई सब डिवीज़न नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है।
ठीक है, तो इसका कोई सब डिवीजन नहीं हो सकता। उस तरीके से कंपाउंड होता है 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ मास मिक्सचर, जिसका कोई कांस्टेंट रेशियो नहीं होता है, किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं कि जो मेजर गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी हैं। तो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन है नाइट्रोजन का, ये 78.08% है। फिर आता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है 20.95%। थर्ड है आर्गन का, ये है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। फिर है नियॉन जो कि 0.002% है। फिर हीलियम है 0.0005% है। ये देखिए, ये सीरीज़ आप लोग ज़रूर से ये जो ऑर्डर है ये याद कर लीजिएगा, आयोग इस पे हर साल लगभग क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कि द अदर नेम ऑफ फॉरेस्ट को हम जो है ग्रीन लंग्स के नाम से भी जानते हैं, पॉपुलरली इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारे अर्थ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो सबसे पहला लेयर होता है वो है ट्रोपोस्फियर, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मेसोस्फियर और फिर है आयनोस्फियर, फिर है एक्सोस्फियर। जो आपका ट्रोपोस्फियर होता है ये 18 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होता है। कि फिर उसके बाद से स्ट्रेटोस्फियर आता है जो कि 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होता है। फिर हमारा आता है मेसोस्फियर जो कि 80 किलोमीटर की हाइट तक होता है। ठीक है, उसके बाद से एक बात ध्यान रखिए कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट एट द इक्वेटर। ठीक है ना, फिर इसमें स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता है हाइट के हिसाब से। फिर मेसोस्फियर में टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होता है हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। सिमिलरली फिर आपका टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट इन आयनोस्फियर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल हैज़ बीन फाउंड इन अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा ओजोन होल हमें देखने को मिला है। ठीक है, फिर फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोजेंस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इथेन है, हेलॉन है। इस तरीके की जितने गैसेस हैं इनका ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है हमारे ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। ठीक है, उसके बाद से कौन सा प्रोटोकॉल था इट इज़ जो कंट्रोलिंग एंड फेजिंग आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए साइन हुआ था, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। अगेन देखिए, ये जो डे वाला सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयोग हर साल मतलब हर अल्टरनेट ईयर तो पूछता ही है कि इंटरनेशनल ओजोन डे, कई बार पूछा है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, कि उसके बाद से अ मैन मेड सब्सटेंस मेड ऑफ क्लोरीन फ्लोरीन एंड कार्बन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट था बस मैं वही बता रहे हैं इस समय। ठीक है, फिर स्ट्रेटोस्फियर के बारे में थोड़ा अलग से देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर में ही पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रेटोस्फियर में जो हमारे कमर्शियल जेट फ्लाइट्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ क्लाउड्स का कंसंट्रेशन लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए उन्हें रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, तो वो जो है स्ट्रेटोस्फियर में जनरली फ़्लाइट उड़ते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं एक बार, कि ओजोन लेवल इन द स्ट्रेटोस्फियर इज़ नेचुरली रेगुलेटेड बाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद से ओजोन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज़ मोस्टली फाउंड इन स्प्रिंग सीजन। ठीक है, ओजोन लेयर को किस यूनिट में मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, उसके बाद से ओजोन लेयर जो होता है वो 1 डॉप्सन यूनिट जो होता है वो 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से इसमें और जो इंपॉर्टेंट है ये देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बार रिपीट हुआ है यहाँ पे कि इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फिर स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर पे आते हैं, जो हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया था कि पहले ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, अब मेसोपॉज है, फिर थर्मोस्फियर है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ रही है ट्रोपोस्फियर में, तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है। फिर कांस्टेंट होगा ट्रोपोपॉज के पास, फिर ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, फिर थोड़ा सा पॉज रहेगा, फिर यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, फिर पॉज रहेगा और फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लग जाता है। तो ये आप लोग ये ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक है ना, फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन है, देयर इज डिक्रीज इन द टेम्परेचर एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम हाइट अपनी अगर हम ऊपर चलते चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से एल्टीट्यूड से जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होते चला जाता है। ठीक है, डिक्रीज़ होते चला जाता है, सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद से जितने भी वेदर रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, चाहे क्लाउड हुआ, फॉग हुआ, फ्रॉस्ट है, क्लाउड थंडर है, लाइटनिंग है, ये सारे कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फियर में होते हैं।
ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं आयनोस्फीयर, जिसको थर्मोस्फीयर ही बोलते हैं। यहाँ पे ये मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो रेडियो वेव्स होते हैं जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जो है रिफ्लेक्ट होते हैं आयनोस्फीयर से ही, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा ये, ठीक है। और जो हमारे नॉर्थ पोलर लाइट जिनको ऑरोरा बोरियालिस भी बोलते हैं, या साउथ पोलर लाइट जिनको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ये सारे कहाँ होते हैं? आयनोस्फीयर में होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है एक बार वो देख लेते हैं। वो है कि द ग्रुप ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन द ड्राई एयर हमने पहले डिस्कस किया था अभी कुछ दिन मिनट पहले, वो है 78.08%, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन किस गैस का है एयर में? तो वो है नाइट्रोजन का, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगभग 50 से 90 किलोमीटर की हाइट तक हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम विजन से क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो डिक्रीज इन टेम्परेचर है पर किलोमीटर हमारे ट्रोपोस्फियर में विद इंक्रीजिंग, उसका रेट कितना है? 6.5 डिग्री सेल्सियस। ट्रोपोस्फियर लेयर का नाम किसने दिया था? टेरेस्निक टी बॉर्ट ने, ठीक है। उसके बाद से द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इंक्रीजेज इन द समर, जो हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर है वो इंक्रीज़ हो जाती है समर में, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। और फिर विंटर में ये घट जाती है, ये डिक्रीजेस, ठीक है। फिर सीरस क्लाउड जो होते हैं, जो कि हमारे लोअर सरफेस और स्ट्रेटोस्फीयर में बनते हैं, उनको हम मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि जो इट इज़ प्रेजेंट इन द ई लेयर ऑफ द एनोस्फीयर, इसको पोलर लाइट बोलते हैं, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट पे आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 17वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये आपको बिल्कुल रट जाना है। आयोग इस पे 100% है, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग में पूछे या डायरेक्ट पूछ ले, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 1 से, ठीक है। तो 1 है एंड पॉवर्टी, सेकेंड है एंड हंगर, थर्ड है एंश्योर हेल्दी लाइफ, एंश्योर हेल्दी लाइफ, फोर्थ है एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। फिर फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी अचीव करना, सिक्स्थ है वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। फिर सेवेंथ है अफोर्डेबल एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल एंड सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। फिर एट्थ है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। फिर नाइन्थ है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद से 10th है रिड्यूस इनइक्वालिटी। फिर 11th है मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव एंड सेफ। 12th है सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्टिव पैटर्न्स। 13th है अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। 14th है कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज़ द ओशन सी एंड मरीन रिसोर्सेज। फिर 15th है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कंजर्व करना, ठीक है। फिर 16th है कि प्रमोट यूजफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 17th है कि स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिवाइटलाइज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ये 17वां गोल आप एज इट इज़ अगर याद करेंगे थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसके लिए हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में ना एक ट्रिक लेके आएंगे, जिससे आप लोग ये बिल्कुल ईजिली याद कर लेंगे। अगर आप लोगों को ट्रिक पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 17वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं एक बार क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थ रियो समिट जो है ये 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है। जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो भी 1992 रियो अर्थ समिट में ही हुआ था, ठीक है। फिर एक एजेंडा रखा गया था 21st सेंचुरी के लिए, जिसको एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मेन जो कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। पहला हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में। फिर 20 साल बाद जो है उसके 20th एनिवर्सरी पे हुआ अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ऊपर बात किया अभी, ठीक है। उसके फिर 5 साल बाद ये अर्थ समिट +5 जो हुआ वो 1997 में हुआ। अब आप लोग बताइए कि 1997 वाला जो अर्थ समिट था ये कहाँ हुआ था, ठीक है। देखिए फिर रियो समिट है 1992 में, देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 वाला समिट, ठीक है। फिर 10 ईयर्स पे जब 1992 का 10th एनिवर्सरी थी तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। फिर 20th एनिवर्सरी पे ये ब्राज़ील में अगेन 2012 में हुआ था, ठीक है। फिर एजेंडा 21 जो था वो उस क्या चीज़ का रिगार्डिंग था कि सर्वे ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड ऑर्गेनिज्म, पॉवर्टी एलिवेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, फूड क्लीन वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, एम्फेसिस ऑन लिबरलाइजिंग कैपिटल ट्रांसफ़र, ठीक है। अब एक्ट रिलेटेड टू
जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये एक्ट कब आया था? 2010 में, ठीक है। ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट अदर नेचुरल रिसोर्स के रिगार्डिंग जो है ये डिस्प्यूट्स हैंडल करता है एनजीटी, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो इसलिए पास किया गया था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस टेकन इन द फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो जून 1972 स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। अब तमाम जो इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनको एक बार देख लेते हैं। वो ये है कि पहला है यूनेप, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1972 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स है नैरोबी केन्या में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट नीरी, इसको बोलते हैं नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नागपुर में है जो कि महाराष्ट्र में 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। ये इसका पर्पस क्या था? वाटर सप्लाई, सीवेज प्लान रिलेटेड इश्यूज़ को देखना, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को देखना, ठीक है, इस पर रिसर्च करना। इसके 5 रीजनल लेबोरेटरीज हैं, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंडर आता है। ये अंडर द नेशनल एपेलेट अथॉरिटी एक्ट 1997 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ, नेशनल एपेलेट अथॉरिटी एक्ट 1997। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हियर अपील्स विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एरियाज इन विच एनी इंडस्ट्री operations or processes or class of industries operation or processes under the environment protection act 1986, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका मैंडेट है स्टडी द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसका जो है फॉर्मेशन जो हुआ था 23 मार्च 1950 को। इसके पहले इसको हम इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते थे और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2 दिसंबर 1970। इसका जो कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट, इनसे रिलेटेड चीज़ों को ये देखता है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन कब फोर्स में आया था? 23 मार्च 1950 को, ठीक है। एक एनजीओ है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में, ठीक है। फिर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ये किस एक्ट के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ है? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। फिर द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, किसी भी रीजन में जो क्लाइमेट का सही से में नापना हो, देखना हो कि वहाँ क्लाइमेट कैसा है, तो उस किस चीज़ से देखेंगे? वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन से, ठीक है। फिर उसके बाद से कि जो प्लांट विच आर फाउंड इन वाटर, मार्शलैंड और बैंक्स ऑफ पॉन्ड्स आर कॉल्ड वाटर लविंग प्लांट्स, ठीक है। इसको वाटर लविंग प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक कौन सा सर्टिफिकेट है गिवन टू इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर एनवायरमेंट फ्रेंडली? इको मार्क, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आयोग पूछते रहता है, ठीक है। फिर एक ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड, ये बुक किसने लिखी थी? WM एडम्स ने। फिर सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट की ऑथर कौन है? एल्सवर्थ हंटिंगटन। फिर इनोवेटर ऑफ नेचुरल एग्रीकल्चर इज मनसानबू फुकोकुआ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कौन कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्रीन आर्मी प्रोग्राम जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए किस कंट्री ने लॉन्च किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। फिर स्टॉकहोम इंटरनेशनल समिट जो है 1972 में, ये फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन एनवायरनमेंट थी, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को। क्यों? क्योंकि उस दिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल समिट 1972 में हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद से फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट हुआ था? 1974 में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि स्टडी करता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी एंड ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या होते हैं? एबायोटिक और बायोटिक। आपकी बायोटिक में कौन कौन से आते हैं? प्रोड्यूसर जैसे प्लांट्स हो गए, कंज्यूमर जैसे एनिमल्स हो गए, डिकम्पोजर्स जैसे आपके फंजाई वगैरह हो गए, बैक्टीरिया हो गए। फिर एबायोटिक में आपके फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। फिजिकल कौन कौन से? जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनऑर्गेनिक कौन कौन से? वाटर हो गए, सॉइल हो गए, एटमॉस्फेरिक गैसेज हो गए, मिनरल रॉक्स, एलिमेंट्स हो गए कुछ, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ह्यूमस एंड यूरिया, ठीक है। फिर जो है इकोसिस्टम जो है ये एक
ये इसमें दोनों बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं और ये साइज़ में वेरी कर सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने दिया था? एजी टेंसले। अभी हम लोग ऊपर देखा था जो इकोलॉजी टर्म है वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, लेकिन जो इकोसिस्टम टर्म है वो एजी टेंसले ने दिया था इन द ईयर 1935, ठीक है। फिर उसके बाद से इकोसिस्टम जो है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, ठीक है। इसमें अर्थ जो है इसका एक एग्जांपल है ऑफ लार्ज इकोसिस्टम। अर्थ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। फिर हमारे इकोसिस्टम जो है उसकी सर्विसेज क्या क्या हैं, तो देखिए जैसे प्रोविजनिंग सर्विसेज हैं, जैसे वाटर और फूड का प्रोडक्शन है, ठीक है। रेगुलेटिंग सर्विस जैसे क्लाइमेट एंड डिजीज़ कंट्रोल जो है, मानसून हो गया, ये सब जो है रेगुलेटिंग सर्विसेज में आती हैं। सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे न्यूट्रिशन साइकिल है आपका, जो क्या कहते हैं कि सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल है, ये या क्रॉप पॉलिनेशन है, ये सपोर्टिंग सर्विसेज में। फिर कल्चरल सर्विसेज में क्या है? मेटाफिजिकल, एकेडमिक या इंटरटेनमेंट सर्विसेज जो है कल्चरल सर्विसेज हैं, ठीक है। फिर प्रिजर्विंग सर्विसेज क्या है? डाइवर्सिटी मेंटेन करती है इकोसिस्टम, ठीक है। फिर इसमें है बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर का मतलब है कि सॉइल, वाटर, एयर, शेल मेड ऑफ थिन लेयर फाउंड ऑन मेंटल अराउंड द अर्थ। मतलब बायोस्फीयर का है कि हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और आपका जो हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, इन तीनों को मिला करके जो कॉमन होता है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। द हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट द प्लेस वेयर प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स और अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज लिव। कि मतलब मान लीजिए कोई भी जो प्लेस है जहाँ पे किसी भी प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं उसको हम उस हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम टॉपिक लेवल में ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे लॉस ऑफ एनर्जी होता है। जैसे टॉपिक लेवल्स होते हैं 1 2 3 4, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। जो प्लांट्स अपना खुद खाना बना लेते हैं जो फोटोसिंथेसिस से या केमिकल सिंथेसिस से, उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। पैडी फील्ड जो है एक मैनमेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का नाम है, ठीक है। फिर द मोस्ट कॉमन सॉल्ट फाउंड इन सी वाटर इज़ NaCl, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम हमारा नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल या मैनमेड भी हो सकता है। आर्टिफिशियल जैसे फार्मलैंड हो गया, एक्वेरियम हो गया, स्पेसशिप हो गया, ये सब जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। नेचुरल क्या होगा? टेरेस्ट्रियल होता है या एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल क्या होगा? फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया। फिर एक्वाटिक में भी आपके जो नॉन सैलिन वाटर हो गए और सैलिनर्स। नॉन सैलिन का मतलब पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वाटरफॉल हो गया, यहाँ सब फ्रेश वाटर है, तो इसलिए ये नॉन सैलिन है, ठीक है। फिर सैलिन वाटर में सैलिन लेक या ओशियंस आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब ओशियनिक वाटर में 97% ऑफ द हाइड्रोस्फीयर ऑन अर्थ, जो हमारा अर्थ है उसका जो ओशनिक वाटर है वो 97%, जितने भी पानी है अर्थ पे उसका 97% ओशन में है, ठीक है। और ओशन जो है वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द अर्थ हाइड्रोस्फीयर। जो अर्थ का हाइड्रोस्फीयर है उसमें जो ओशन है सबसे बड़ा आपका इकोसिस्टम है। और मोस्ट कॉमन सॉल्ट कौन सा मिलता है ओशन में? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है? देखिए इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या है कि जो इसका मेन कॉज है वो है डिफॉरेस्टेशन। फिर सेकेंडरी कॉजेज़ क्या है कि डेजर्टिफिकेशन, रेनफॉल का वेरिएबल होना, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, ये सब वजहों से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि ये जो हमारी सर्विसेज हैं इसमें कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है। कि जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज है, डिजीज़ कंट्रोल जो है नहीं हो पा रहा है, डिजीज़ स्प्रेड हो रही हैं जैसे कोरोना वगैरह था, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर में डिसबैलेंस हो रहा है, तो इसी को हम लोग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिसलेनियस, कुछ चीज़ें उनको हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें जैसे है इन्वायरमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे रिलेटेड टू बायोलॉजिकल हैबिटेट, रिलेटेड टू नेचुरल हैबिटेट है। फिर आपका करंट इन्वायरमेंट स्टेटस है। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मैन एंड हिज एक्टिविटीज, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इससे इम्पैक्टेड है पॉपुलेशन साइज़ की वजह से। फिर उसके बाद से एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पर कैपिटा इनकम में, इसमें कई देशों में एवरेज पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, कई जगह बहुत कम है, इस वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्टेड है। अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों क्यों हुआ है? तो इसका मेन रीज़न एक है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इससे क्या है? डैमेज टू इन्वायरमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन,
ठीक है। तो इसका सोलर रेडिएशन का ना वाटर साइकिल में सबसे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि वाटर इवेपोरेट होगा तभी वो कंडेंस होकर प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल के फॉर्म में अर्थ पे दोबारा आएगा, जिससे कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होगा और इकोसिस्टम ठीक से काम करेगा। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हर वीडियो हम लोग छोटा ही रखेंगे, 25 मिनट का लगभग, ताकि आप उसको ईजिली देख पाएँ एक बार में और उसको फिर रिवाइज भी कर पाएँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।